बाबू मोशाय, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहती। जब मैं सर्जरी करा के जब मैं उठी ना, तो मुझे ये लगा कि मैंने अपने आप को जन्म दिया है। एक बार मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया और दूसरी बार मैंने खुद को जन्म दिया, तो मैं कैसे माँ नहीं बनी? लॉज नहीं है, एक्ट्स नहीं है, राइट्स नहीं है, तो हमसे लड़ने की बजाय सरकारों से लड़िए। दुनिया मुझे नहीं बताएगी कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। इस सच को समझने के लिए सक्षम हो क्या? आपके अंदर है वो उतनी समझ? तो आप अपना काम मेरे ऊपर मत डालो। मेरा काम आपको समझाने का है, आपके लिए समझने का नहीं है। तो हम मुद्दा नहीं है, फिल्म बनाने का मुद्दा नहीं है सिर्फ कि एक फिल्म बनाई, एक दिन किसी से बात की और हो गया। वुमेन ऑफ ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस है ये मुझे अपने आप की नज़रों में उसने बहुत उठा दिया। एक होता है ना, आप अपनी इज्जत करने लगते हो कि यार मैं ये कर गई, मतलब कुदरत के आगे घुटने नहीं टेके, तो फिर अब कुदरत के बनाए लोगों के आगे क्या घुटने टेकने। इकतारा, आपसे पहला सवाल, आप इकतारा होने से पहले क्या थी? ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि मैंने आपकी पूरी स्टोरी इंस्टाग्राम पे देखी है और आप अलग इंसान थी, अब अलग इंसान हो चुकी हो। उसके बारे में आप बताइए। तो मैं जब पैदा हुई थी तो मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई थी। आई वॉज असाइंड मेल एट बर्थ। और जैसे 25 साल ज़िंदगी के मैंने एक कैद में गुजारे, एक लड़के के शरीर में बिताए। और फिर जब मैं 25 की हुई तो मैंने घर पे सच बताया कि अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती, अब मुझे कुछ चेंजेस हैं जो मुझे करने ज़रूरी हैं, वरना मैं शायद ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने अपने घर पर बताया कि मैं एक लड़की हूँ, एक वुमन हूँ, जिसका एक्सपीरियंस जेंडर के साथ एक ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस है। मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया। मेरी एक बड़ी बहन है, तो मेरे पापा ने ये कहा कि अब हम ये समझेंगे कि हमारी 2 बेटियां हैं। तो उस दिन मेरे ख्याल से 25 साल तक मैं जो एक बोझ लेकर चल रही थी अपने ऊपर, वो आधा हो गया। बाकी की आधी लड़ाई मुझे और लड़नी थी। फिर मैंने मेडिकली और सर्जिकली अपना ट्रांजिशन किया और अब मैं इकतारा हूँ। पर जब आप यू आर अ मेल, तब आपका नाम क्या था और आप तब क्या कर, मतलब 25 साल मतलब एक लड़के की कमाने की उम्र होती है, तब आप एज अ मतलब ब्रेड बटर कमाने के लिए क्या करते थे और आपका नाम क्या था? ओके, आई थिंक डेड नेम मैं नहीं बताना चाहूँगी। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं एक एंकर हूँ प्रोफेशनली, तो मैं उस वक्त पे लाइव इवेंट्स जो होते थे वो होस्ट करती थी। अराउंड 2018 के आसपास जब मैं 22 साल की हुई, उस वक्त मैंने लाइव इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। ओके। तो प्रोफेशनली मैं एक काइंड ऑफ सेमी एस्टैब्लिश्ड करियर में ऑलरेडी थी जब मैंने ट्रांजिशन शुरू किया तब तक। साथ ही में मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, लेकिन उससे कुछ कमाई ऐसा नहीं होती थी। बट मोस्टली एमसीइंग से मेरा जो हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स को मुझे सपोर्ट करने का अभी तक ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं मोस्टली अपने आप को सपोर्ट कर लेती थी अपने काम से। सो आप हैं कहाँ से ओरिजिनली? मैं बीकानेर से हूँ, राजस्थान। और फिर मैं 6 साल दिल्ली में रही। दिल्ली में मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की और उसके साथ बाद में 3 साल मैंने थिएटर किया। 2021 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी एक्टिंग के करियर के लिए फिल्म्स में, लेकिन 2021 में ही मैंने अपने बारे में सच भी पहले बताया, क्योंकि मुझे लगा कि जो ये मेरा मेन काम है, जो जैसे एक्टिंग, मैं बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि सच बोलना बड़ा ज़रूरी है। एक मेल कैरेक्टर नहीं, मैं फीमेल कैरेक्टर्स प्ले करूँगी। तो या तो आपने इकतारा नाम कैसे चूज किया? ओके, तो मैं बहुत ही फिल्मी लड़की हूँ। जितने लोग भी देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं टिपिकल बॉलीवुड या टिपिकल हिंदी फिल्म की शौकीन हूँ। तो बीकानेर में फिल्म्स लगती है हिंदी? हाँ, बिल्कुल लगती है। तो वो देख के आप बड़ी हुई? वो देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। और 2007-8 के आसपास जब वेकअप से आई थी, तो उस वक्त मैं स्कूल में थी और मैंने शायद वो फिल्म देखी थी। लेकिन बहुत बाद में जब मैं फिल्म्स को रीवॉच करती रहती हूँ, मेरी जो फेवरेट फिल्म्स होती हैं, तो वेकअप से एक तरीके से कहानी ऐसी थी जो कि एक लड़की की है जो बॉम्बे आती है और वहाँ पे बॉम्बे आके वो राइटर बनना चाहती है, वो अपने आप को खोजती है।
उसका एक क्यूट सा अपार्टमेंट होता है, वो सब चीज़ें होती है। तो आई थिंक मेरे लिए वो एक तारा बहुत वहाँ से मुझे क्लिक कर गया। साथ में दूसरी फिल्म है तमाशा करके, उसमें भी दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है उसका नाम तारा महेश्वरी है। तो मैं भी एक तारा महेश्वरी, तो मुझे लगा कि दोनों चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, तो मेरी पर्सनालिटी को एक तरीके से एक्सटेंड करेगी ये चीज़। दूसरी चीज़, एक तारा का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिर्फ एक तार हो। तो मैंने कहा अब हम भी एक ही तार बजाएंगे और वो है सच का। तो एक तारा इसलिए। तो लाइफ के ऐसे कौन से मोड़ पे आपको लगा कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी आपके घर वालों के साथ आपको शेयर करनी है? समाज के प्रति तो मैं सोचूंगी भी नहीं, पर घर वाले हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको वहाँ तक जाने की आपकी जर्नी क्या थी और कौन से मोमेंट पे आपको लगा कि मुझे ये घर वालों को बताना है? तो मैं आई थिंक मैं बचपन से थोड़ा शुरू करूँगी। मैं जब 5 साल की थी तब मैंने सबसे पहली बार एक डिफरेंस नोटिस किया कि मैं जैसे खुद को अपने आप को समझती हूँ अंदर से, वैसे मुझे बाहर की दुनिया नहीं देख पा रही है, कुछ तो यहाँ पे अलग हो रहा है। और मेरे लिए कंपैरिजन इजी इसलिए था क्योंकि मेरी एक बड़ी बहन है जो कि मुझसे 2 साल बड़ी है, तो उसे जो चीज़ें करने की इजाज़त थी वो करने की मुझे नहीं थी, या मैं जब करती थी तो मुझ पे हंसा जाता था या मजाक बनाया जाता था। तो मैं ये चीज़ समझ नहीं पाई थी कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम तो दोनों बहनें हैं ना। मतलब उस वक्त पे आपको सेक्स एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होता, पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं था, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं होता। फिर एक पॉइंट के बाद मैंने अपने आप को छोड़ दिया कहीं पे कि अब दुनिया से नहीं लड़ पाऊंगी मैं, सबसे लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम खुद से लड़ लेंगे। तो अपने आप को ही दफना दिया और दुनिया के हिसाब से धीरे धीरे बनती गई। बट वो कोई एक पॉइंट नहीं था जब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा अब मैं इनके जैसी बन गई हूँ। एक एक जैसे एक चादर होती है ना, वो आप ओढ़ लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाहर निकल ही जाता है, कोई हिस्सा जहाँ से आपकी जो आइडेंटिटी है वो दिखने लगती है। तो मैंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस करते करते उस चीज़ को छुपाना सीखा कि कैसे उतनी चादर में अपने आप को छुपाना है। छुपाना अपनी फेमिनिटी को छुपाना है, अपने मैनरिज्म्स को छुपाना है, मुझे जो चीज़ें पसंद हैं, जो चीज़ें नहीं पसंद हैं, उन सब चीज़ों का बैलेंस कैसे बनाना है, दुनिया मुझसे क्या उम्मीद कर रही है, मुझे वैसे बनना है। Such a young age. At such a young age, actually. जैसे बहुत बार कोविड के लिए जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तो जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो 25 दिन में लोगों का ऐसे हालत हो गई थी कि अरे हम तो घर के अंदर नहीं रह सकते, हम तो बहुत कैद महसूस कर रहे हैं। तो मैंने तो 25 साल निकालने अपने शरीर में कैद। तो वो एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस था। और मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊँगी, कि मैं कभी इस चीज़ से आज़ाद हो पाऊँगी। मैं सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो मैं शायद अपने आप ही एक लड़की बन जाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12-13 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी आती है, हार्मोन्स हिट करते हैं, तो अलग तरीके की प्यूबर्टी आने लगी और मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ गया कि ये मुझे हेल्प कर रही है मुझे अपने आप को छुपाने में। कि अच्छा दाढ़ी मूंछें आ रही हैं, मैं लंबी चौड़ी होती जा रही हूँ, तो इट्स हेल्पिंग मी हाइड हु आई एम। तो मैंने उसे एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे देख के किसी को समझ भी नहीं आता था कि अच्छा मेरे अंदर ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं जब व्हेन आई केम आउट टू माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, एवरीबडी, सब शॉक थे कि हमें कभी लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि बहुत टिपिकल एक चीज़ समझाई जाती है ना कि अगर किसी की हाव भाव फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, मतलब जो असाइंड जेंडर है उनका बर्थ के टाइम पे, उसके अगर ऑपोजिट है तो वो या तो होमोसेक्सुअल होंगे या फिर जैसे उन्हें बहुत सारे स्लैंग से चिढ़ाया जाता है कि तुम तो चक्का हो या मामू या हिजड़ा, जो कुछ भी ये सारे टर्म्स से चिढ़ाया जाता है। तो आई थिंक मैं उन चीज़ों से बहुत डर गई थी। और मैं यही सबसे पहले सबको बताना चाहूँगी कि हर वो इंसान जिसके जेंडर एक्सप्रेशन उनके जेंडर से अलग हों, ज़रूरी नहीं है कि वो गे हों या वो होमोसेक्सुअल हों या वो ट्रांस हों, वो उनका जेंडर एक्सप्रेशन हो सकता है, सिर्फ उनका जेंडर एक्सप्रेशन। तो उससे ना उनकी सेक्सुअलिटी निकलती है, ना उनका जेंडर आइडेंटिटी निकलता है। वो सिर्फ तब निकलता है जब वो अपने बारे में बताते हैं। तो अज्यूम करना बंद कर दीजिए और जब लोग बोले तो उन्हें सुनना शुरू कर दीजिए, तो शायद हम जनरलाइज करना बंद कर देंगे।
कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पेरेंट्स को मैंने फिर, उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगी जो आपने बताया कि 25 साल तक आप कैद थी एक शरीर में, आत्मा अलग शरीर अलग, ये अगर हम सोचे आत्मा एक जेंडर का है, शरीर एक जेंडर का है, पर ये आपने मैनेज कैसे किया? इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब आप, और इतने छोटी उम्र में 5 साल की थी जब आप, तब आपको पता चला कि 5 साल के बच्चों को तो कुछ नहीं पता चलता, भगवान ने शायद आपको ऐसा आशीर्वाद दिया कि आपको इतनी जल्दी पता चला कि यू आर केज्ड इन सम अदर बॉडी एंड अदर सोल। तब से लेके 25 साल तक ये जो इतना बड़ा जर्नी है, हाउ यू मेड इट पॉसिबल? तो 5 से 10 साल के बीच जो था ना, मैं फिर भी थोड़ी उम्मीद में थी कि शायद चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे आसपास कोई ऐसा होता नहीं है जिसको जाकर हम बता सकें कि हम महसूस क्या कर रहे हैं। अगर हम जाकर उन्हें बताते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो वो सबसे पहले उसे डिस्कार्ड करते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा कैसे, ये तो बड़े हो जाओगे तो। और स्पेशली लड़कों के साथ तो ऐसा होता ही है कि बहुत बार उनको, मतलब बड़ी बहनें अगर होती हैं तो उनके कपड़े पहना देते हैं या क्रॉस ड्रेस करवा देते हैं, तो सबको लगता है कि अच्छा चलो बचपन में तो सभी करते हैं तो बड़े होके ठीक हो जाएंगे। तो बहुत बार जब सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इसको बचपन में ही मतलब ये सब नहीं करवाना चाहिए था, पेरेंट्स को इसको मारना चाहिए था बचपन में, इसको सीधा कर देना चाहिए था, तभी परवरिश में कोई गलती हो गई है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, तो कमेंट्स तो बहुत तरीके के आते हैं, मैं उस पर भी धीरे धीरे मतलब बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें लोग बोल जाते हैं। तो 5 से 10 के बीच में एक्चुअली हुआ यूँ था कि एक वाकया यूँ हुआ था कि हम लोग बस में कहीं बीकानेर से एक दूसरे टाउन में जा रहे थे, मैं अपनी 2 कज़न्स और अपनी बहन के साथ जा रही थी। तो उस वक्त 8 साल की अराउंड में थी और मैं वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे मैं अपने आप को अंदर से महसूस करती थी। तो 2 रैंडम लड़के हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बोला कि हमें बताओ कि ये लड़का है या लड़की है, हमारे बीच में 10-10 रुपए की शर्त लगी है। तो आई थिंक उस दिन मेरे अंदर ना कुछ मरसा गया था कि वो एक स्टार्टिंग थी उस चीज़ को समझने की कि अगर मैं ऐसे ही रही तो जब 2 स्ट्रेंजर्स आकर मेरे ऊपर शर्त लगा सकते हैं, वो भी 10 रुपए की, कि ये लड़का है या लड़की, तो और सब हंसे, मेरे कज़न्स हंसे, सब लोग हंसे कि क्योंकि उन्हें पता था कि मैं फेमिनिन थी, तो उनका भी हंसना, उन दोनों स्ट्रेंजर्स का हंसना, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर ये समझा दिया था कि मैं गलत हूँ, कि सब दुनिया यही बोल रही है तो मैं सही नहीं हूँ, मेरे ही साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे। फिर स्कूल भी आई थिंक 10th या 11th 9-10 साल की जब मैं थी तो मुझे बॉयज़ स्कूल में डाल दिया था। अब वो मेरे लिए 5 साल सबसे स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, आई एम सॉरी बट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मुझे हर दिन रैगिंग, बुलिंग, जब मैं चलती थी, मतलब स्कूल ओवर होने के बाद में जो प्लेग्राउंड से चल के आप अपने ट्रांसपोर्ट तक जाते हो, तब उस वक्त पे लड़के मेरे पीछे चलते थे और उनसे कहते थे कि अपनी चाल ढाल सुधार ले, नहीं तो वी विल फिक्स यू। आई वुड गेट रेप थ्रेट्स ऑल्सो कि अगर तुमने नहीं अपने आप को ठीक किया तो वील फिक्स यू। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया कि अभी सब दुनिया के सारे मेरे कज़न्स, स्कूल में सब लोग, इवन टीचर्स बुली करते थे, तो मेरे पास कोई सपोर्ट था नहीं जिसको जाके मैं ये बोल सकूं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। और आई थिंक सबसे ज़्यादा किसी इंसान को स्पेशली ग्रोइंग अप अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो होती है आइडेंटिकल सपोर्ट, कोई ऐसा इंसान जिसको आप देख के ये बोल सको कि हाँ मैं भी ऐसे महसूस करती हूँ, तो इसका मतलब ये वैलिड है या ये ठीक है। उस वक्त पे भी जैसे मैंने कहा कि मैं फिल्म्स की बहुत वो चाहने वाली हूँ, तो जब भी फिल्म्स कोई भी कपल आता था, हेट्रोसेक्सुअल कपल आते थे, तो मुझे कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई कि 2 लड़के क्यों नहीं रोमांस कर रहे हैं आपस में। मैं हमेशा अपने आप को उस फीमेल कैरेक्टर की जगह पे ही रखती थी या देखती थी कि हाँ ये मैं हूँ तो सही यहाँ पे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं नहीं हूँ। और फिर मैंने समझौता ये किया ये जान के कि प्यूबर्टी जब आई, हार्मोन्स हिट हुए, अट्रैक्शन होनी शुरू हुई, तब मुझे ये समझ आया कि अच्छा हम शायद प्रॉबेबली होमोसेक्सुअल हैं, क्योंकि शरीर तो नहीं बदल सकते हैं
तो सेक्सुअलिटी ये है क्योंकि हम लड़कों की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो शायद हम होमोसेक्सुअल हैं। जबकि मुझे कितना टाइम लग गया ये समझने में कि सेक्सुअलिटी और जेंडर दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। यानी कि मैं एक ट्रांस वुमन होके एक लेस्बियन हो सकती हूँ, राइट, मैं बाइसेक्सुअल हो सकती हूँ। तो मेरी सेक्सुअलिटी मेरे और यू कैन बी स्ट्रेट आल्सो। हाँ, आई एम स्ट्रेट ओनली, आई एम हेटेरोसेक्सुअल। यस, यू आर हेटेरोसेक्सुअल, या। लेकिन बहुत लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि अच्छा ये ट्रांजिशन इसलिए करती है। मुझे बहुत बार ये चीज़ मिली भी थी कि अच्छा तुम्हें स्ट्रेट लड़कों को फंसाना है इसलिए तुमने ट्रांजिशन। तो ये सबसे बड़ा, एक तो लड़कों को बहुत बड़ी, वो ना अपनी एक डिल्यूजनल दुनिया में रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं की चारों तरफ दुनिया घूमती है, कि सब कुछ जो हो रहा है ज़िंदगी में, जो भी लोग करते हैं वो उन्हीं के लिए करते हैं, जो सिसजेंडर हेटेरोसेक्सुअल लड़के होते हैं। तो सिसजेंडर का वर्ड मतलब वो होता है कि आपको जो सेक्स असाइन किया गया है बर्थ पे, आप उसी जेंडर के हो। फॉर एग्जांपल आपको मेल असाइन किया है और आप अपने आप को एक मैन की तरह मानते हैं तो आप सिसजेंडर इंसान हैं। और हेटेरोसेक्सुअल हो गया जो कि अगर एक पुरुष है तो स्त्री की तरफ और स्त्री है तो पुरुष की तरफ अट्रैक्टेड है। तो हमारा जो सोसाइटी है ना वो सिसजेंडर हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी है। इसके अलावा अगर कोई भी सेक्सुअलिटी या जेंडर आइडेंटिटी आती है तो उन्हें लोग खारिज कर देते हैं। एक और चीज़, बहुत बार मुझसे जब कभी कोई ब्रांड अप्रोच करता है या कुछ ऐसा होता है तो वो यही कहते हैं कि वी वांट यू टू रिप्रेजेंट द एंटायर LGBTQ+ कम्युनिटी। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है क्योंकि हम सब डिस्क्रिमिनेटेड हैं, हम सब मार्जिनलाइज्ड हैं, इसलिए हम लोग ग्रुप्ड हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो मैं एक अम्ब्रेला इज हाँ, तो नॉन बाइनरी इंसान का एक्सपीरियंस मैं नहीं समझा सकूंगी, या एक एसेक्सुअल इंसान अगर कोई है तो उनका एक्सपीरियंस मैं नहीं बता पाऊंगी, वो वही बताएंगे। तो सबसे ज़रूरी यही है कि जिनकी जो जगह है उन्हें वहाँ पर आकर अपनी बात बोलने दीजिए, तब समझ में आएगा। अपने आप से अज्यूम करने से कुछ समझ नहीं आएगा। तो मोस्टली क्या होता है ना कि लोग हमारे ऊपर सारा बोझ डाल, अच्छा हमें ना तुम सब कुछ बता दो अभी, एक मतलब तुम्हारे पास 10 मिनट है, तुम शुरू से मुझे लेके सब कुछ अभी बता दो कि तुमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, मुझे सब कुछ जानना है। क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, लेकिन हम आपकी जिज्ञासा के पात्र नहीं हैं। हमने ये सब इसलिए नहीं किया ताकि मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकूँ, या क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि तुम जिस इंटरनेट को यूज़ करके PUBG या और बहुत सारी चीज़ें करते हो उसको यूज़ करके तुम और लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनो और पढ़ो। इवन अगर कोई और ट्रांस वुमन होगी तो उसका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत अलग होगा। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि हर ट्रांस इंसान मेडिकली या सर्जिकली ट्रांजिशन नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू जाए ही, बहुत सारी उसकी वजह होती है, फैमिली सपोर्ट नहीं होता या रिसोर्सेज नहीं होते या वो खुद नहीं चाहते। मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट था मेरे शरीर से, मेरे जेनाइटल से, तो मैंने मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स किए, लेकिन हर ट्रांस इंसान उस चीज़ में। और हाँ, थर्ड जेंडर करके जो एक बहुत बड़ा मिथ खोल दिया है, मतलब कि मेल फीमेल थर्ड जेंडर, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आई थिंक सबसे पहले तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि सेक्स और जेंडर चीज़ें अलग होती हैं। सेक्स मेल फीमेल या इंटरसेक्स जो आप जब पैदा होते हो तब आपको असाइन किया जाता है, और जेंडर जो कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है कि अच्छा तुम पुरुष हो, तुम औरत हो, ये तुम्हारे काम होंगे, ये तुम्हारे काम होंगे। तो और उसमें जेंडर बहुत सारे तरीके के होते हैं। थर्ड जेंडर नाम की कोई, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया नॉन बाइनरी पीपल भी होते हैं, जेंडर फ्लूइड पीपल भी होते हैं। तो ये कोई अगेन वही चीज़ है कि हम जितना किसी इंसान को एक बक्से में डाल सके ना उतना पॉसिबल करो उसको, कि मेल फीमेल और थर्ड जेंडर बक्सों में डालो इन्हें। लेकिन हम वही सब बोल रहे हैं कि हम बक्सों में ही तो नहीं है, बक्सों में ही तो रहकर बाहर निकले हैं, और वही बताने के लिए निकले हैं कि ये बक्से हम सब के लिए नहीं बने। कमिंग बैक टू फैमिली, अबाउट माई फैमिली, तो आई थिंक मैं जब सच बोलने वाली थी घर पे, और मैं एक शो देख रही थी, इंटरनेशनल शो है पोज करके, POSE पोज। तो मेरे सामने ना अभी तक कोई ऐसी चीज़ आई नहीं थी जहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियरली देख सकूँ कि मैं कौन हूँ। ऑल्दो 2015 या 16 के आसपास जब सत्यमेव जयते का एक एपिसोड आया था जिसमें आमिर खान ने गज़ल धालीवाल के साथ इंटरव्यू किया था,
तो गज़ल को जब मैंने सबसे पहली बार टीवी पे देखा, मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा कि यार ये मुमकिन है, कि अच्छा ये पॉसिबल है, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्योंकि ना मतलब दुनिया से लड़ो, समाज से लड़ो, घर वालों से लड़ो, सर्जरी जैसी चीज़, मतलब मैं उन लोगों में से थी जिसको खून को देख के मुझे पैनिक अटैक आ जाता था। तो मैं इतनी ज़्यादा वो थी, तो मुझे लगता था सर्जरी मैं तो नहीं कभी करवा पाऊँगी, बहुत मुश्किल चीज़ है। तो गज़ल हैज़ डन ना, गज़ल, हाँ गज़ल भी एक ट्रांस वुमन है, और उन्होंने जब अपनी जर्नी शेयर की तो तब मुझे लगा कि ओके ये पॉसिबल तो है, पर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने उस आइडिया को फिर से ड्रॉप कर दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हम बेसिकली क्या होता है ना कि आप उस चीज़ को दूसरी चीज़ों से भरने की कोशिश करते हो कि अच्छा मैं करियर में सक्सेसफुल हो जाऊँ, या मैं और चीज़ों में मतलब मैं फेमस हो जाऊँ, इन्फ्लुएंस कर लूँ लोगों को, तो या पेरेंट्स को सपोर्ट कर लूँ किसी चीज़ से। तो बहुत सारी चीज़ों से भरने की कोशिश करते हो, पर आत्मा तो आत्मा होती है, वो तो नहीं बदल सकती। फिर मैं 2021 के आसपास, उससे पहले एक्चुअली जब कोविड की डेथ्स हो रही थी सेकेंड वेव में, तब मुझे लगा यार लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, और अगर मैं आज मर गई तो क्या मैं सच में ज़िंदा थी कभी। और फिर वही राजेश खन्ना जी का डायलॉग, मतलब मैं अपने आप को यही कह रही थी कि बाबू मोशाय, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहती। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो मंजिल की बात क्या होता है ना कि मंजिल आपको बहुत बार ढूंढने के लिए आती है, लेकिन अगर आपके दरवाजे खुले नहीं हैं तो वो आपको नहीं ढूंढ पाते, मतलब आप उसे नहीं मिल सकते। इतने साल मैंने दरवाजे बंद रखे क्योंकि मुझे लगा यार नहीं। इस बार मैंने खोले 2021 में, वो चीज़ें मैंने खोली कि नहीं, आने दो उसे, लेट मी फील व्हाट आई एम फीलिंग ट्रूली। उन स्कूल के लड़कों ने नहीं फील करने दिया, कज़न्स ने नहीं फील करने दिया, दुनिया समाज ने नहीं करने दिया, लेकिन अब मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। अब महसूस करती हूँ कि क्या करना है। तो और उसी वक्त मैं पोज जो शो है वो देख रही थी, और उस वक्त हुआ यूँ कि मेरे सामने 2 कैरेक्टर्स थे, एक गे लड़का और एक ट्रांस वुमन। अब मैं इस चीज़ से भाग नहीं सकती थी, मेरे सामने थे वो 2 लोग, ठीक है, कि एक सेक्सुअलिटी और एक जेंडर आइडेंटिटी। मैं खुद को कहाँ देखती हूँ, मैंने खुद से पूछा, यहाँ नहीं, इस गे कैरेक्टर में नहीं देखती हूँ, मैं अपने आप को इस ट्रांस वुमन के कैरेक्टर में देखती हूँ कि मैं ये हूँ। और वो बिगिनिंग थी रियलाइजेशन की। लेकिन उस वक्त क्या होता है ना कि आपका शरीर इतना बदल चुका होता है। मेरा शरीर टेस्टोस्टेरोन के चलते बहुत बदल चुका था, बहुत बियर्ड और एकदम मैस्कुलिन, जिसको टिपिकल बोलते हैं मेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो डेवलप हो चुके थे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, अभी ये स्टेप लेने के बाद ज़िंदगी बदल जाएगी पूरी तरीके से। बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप सच बताएंगे घर पे। तो जिस दिन दिवाली के बाद, दिवाली वाला टाइम था नवंबर में, मैं घर गई हुई थी, और मैंने सोचा नहीं था कि उस ट्रिप में मैं बताऊंगी। मैं ये सोच रही थी कि 1-2 महीने और थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि कितना भी प्रिपेयर कर लो खुद को इस चीज़ के लिए कभी नहीं कर सकते, क्योंकि डर ये लगता है कि अगर घर वालों ने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई मम्मी पापा में से किसी एक को, तो फिर मैं क्या करूँगी, क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि नहीं, कोई बात नहीं, जो होगा सो अब देखा जाएगा। तो मैंने उससे पहले एक्चुअली काफ़ी NGO से बात की थी, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से बात की थी, अपने फ्रेंड्स को मैंने सपोर्ट सिस्टम बनाया, उन्हें मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू टेल माई ट्रूथ। तो आई जस्ट होप इन बीकानेर और इन मुंबई, एक्चुअली मोस्टली इन दिल्ली। अच्छा, दिल्ली, हाँ, क्योंकि मेरे जो बीकानेर के फ्रेंड्स थे वो सारे बॉयज़ का ग्रुप था, मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। आई थिंक वो मेरे फ्रेंड्स हैं भी नहीं अब, किसी से भी टच में नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो लोग नहीं समझ सकते। उन्होंने आपको एक तरीके से देखा है, तो अब उनके लिए उस चीज़ को बदलना काफ़ी मुश्किल था। तो मोस्टली जो मेरे दिल्ली के कॉलेज के, थिएटर के, या और जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने ये चीज़ सबसे पहले, इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट था तो मैंने उनसे शेयर किया कि दिस इज़ हु आई एम, उनके रिएक्शंस देखने के लिए। फिर जिस दिन मुझे सच बताना था, उस दिन मैं इतना रोई कि मैं नम हो गई थी। कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं ना, आप इतना रोते हो कि उसके बाद आपको कुछ फील ही नहीं होता। तो मैं उस मोमेंट में थी, और
मुझे लगा अब बोल देती हूँ, अब मुझसे नहीं रखा जाएगा। तो मैंने पहले मम्मा को अपने रूम में बुलाया और मैंने उनसे कहा कि पापा से तो डर लग रहा था। तो मम्मा को समझाया कि देखो ऐसा है कि मैं अंदर से कुछ और महसूस करती हूँ और मैं बाहर से एक लड़का हूँ। तो उन्होंने शांति से पहले मेरी बात सुनी और फिर मैंने ये कहा कि मैं मेडिकली और सर्जिकली अपने आप को बदलना चाहती हूँ, अपने शरीर को, अपने आप को बदलना चाहती हूँ। तो सबसे पहला सवाल मम्मी ने यही पूछा कि इसके बाद जो ज़िंदगी होगी क्या तुम उसके लिए तैयार हो। तो ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि जब लोग कहते हैं ना कि अरे हमें तो पता ही नहीं है कि ट्रांस लोग क्या या होमोसेक्सुअल, आपको पता है, आपके ही स्कूल में, आपके ही आसपास आपने हमेशा देखा है हम जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों के साथ क्या होता है वो भी देखा है और आप चुप भी रहे हो। तो जब मम्मी ने मुझसे वो चीज़ पूछी तो मुझे था कि अच्छा इनको पता है कि हम कितने मार्जिनलाइज्ड हैं, लेकिन कभी उन्होंने शायद एक्टिवली बात नहीं की क्योंकि उनके अपने घर में नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि मुझे भी डर लग रहा था, पता तो था नहीं कि क्या होने वाला है, कितना दुखने वाला है और कैसे बाहर की दुनिया में रिएक्शन आने वाले हैं। मैंने कहा मम्मा आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। उन्हें कैसे मैं ना उम्मीद करती। अब पापा को भी बताना था तो मैंने मम्मी से कहा अब आप बताओ पापा को, मैं नहीं बता सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो मैंने अपने शरीर का एक एक कतरा जोड़ के, हिम्मत जोड़ के मम्मी को सच बताया था। फिर पापा को जब मम्मी ने बताया, उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा कि तो इसमें डरने की क्या बात है, हम ये सोचेंगे कि हमारी 2 बेटियां हैं। तो बोझ उतर गया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था उस दिन। क्योंकि एक होता है ना कि 25 साल तक जो बोझ आप अपने अंदर लेके चल रहे हो वो एकदम से उतर गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इतना रोई कि मैं नम हो गई थी। तो मुझे उस रात यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद ये सपना है या ये सच नहीं है। मैं अपने रूम में गई, मैंने उनसे कहा कि मुझे सर्जरी करवानी है ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करवाओ, हम आपके साथ हैं। और अगले दिन जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो मैं काजल लगा के निकली, मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई। और फिर पापा ने मुझसे कहा कि अगर तुमको तुम्हारे फेशियल हेयर से प्रॉब्लम है तो तुम शेव करना शुरू कर दो। तो उनकी जो लैक ऑफ नॉलेज थी इस चीज़ के बारे में, वो कभी ओवर पावर नहीं हुई उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। मतलब ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो समझ नहीं पा रहे हैं मुझे, उनको पता ज़रूर नहीं था इसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे मैं उनको समझाती गई उनको वो समझ में आता गया। ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, 25 साल तक आपने अपने एक बच्चे को एक तरीके से देखा है, उन्हें पाला है, तो उन्हें वो अमाउंट ऑफ टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन किसी भी ट्रांस पर्सन के लिए सब चीज़ें हमसे ही एक्सपेक्ट की जाती है कि हम पेशेंट रहें हर इंसान के साथ जब हम बदल रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, सोसाइटी। तो उस वक्त ना अपने अंदर से एक एक सेल, अपने बॉडी का हर एक सेल जोड़ के रखना पड़ता है कि ठीक है तुम नहीं बिखर सकते, क्योंकि अगर तुम बिखर गए तो फिर इन सबको कौन संभालेगा, इनसे कैसे होगा। तो वो लोग धीरे धीरे समझते गए, मेरे पेरेंट्स भी। उनके लिए आसान नहीं था मुझे सबसे पहली बार एक ड्रेस में देखना या एक साड़ी में देखना या मेकअप के साथ देखना, लेकिन वो धीरे धीरे। अगले दिन मम्मा काफ़ी रोई क्योंकि आई थिंक पितृसत्ता एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और औरतों को तो स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ तो ये होता ही है कि तुमने अगर अपने गर्भ में से एक लड़के को पैदा कर लिया है तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया है ना। तो वो एक प्राइड था उनके लिए जो वो 25 साल तक अपने साथ लेके चल रही थी। तो शायद उस दिन वो प्राइड उनका एक तरीके से हिल गया था कि अरे मेरा बेटा ये कह रहा है कि वो बेटी है। वो बहुत रोई, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं सकता था। वो मतलब अगर ये अवॉइडेबल होता ना तो आई थिंक सबसे पहले तो हम ही अवॉइड करते, क्योंकि कौन इंसान अपने आप को सोशली, मेडिकली, मेंटली, फिजिकली, करियर वाइज हर तरीके से आपको अपने आप को ट्रांजिशन करना पड़ता है, हर एक को पकड़ पकड़ के अपना सच बताना पड़ता है। तो कौन इतना करना चाहेगा। लोगों को लगता है अरे तो इसने तो शौक के लिए कर लिया होगा, इसको शौक है ना, लड़के से लड़की बनने का शौक था। तो जब किसी रिलेटिव ने एक बार, जब वो मम्मा, उनको बात एक्चुअली लीक हो गई थी ये बात, हमने काफ़ी ये चीज़ सोची कि हम जब ट्रांजिशन हो जाएगा उसके बाद ही बताएंगे।
लेकिन किसी तरह किसी ने सोशल मीडिया से ही उन्होंने ये बात लीक कर दी कि अच्छा फलाने का वो लड़का तो अब लड़की बन रहा है। तो अब बात भी ऐसी है कि जंगल की आग की तरह फैल गई, सबके घर में ये बात, यही चर्चा चल रही थी कि अरे उसका तो ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। तो अब रिश्तेदारों का तो काम ही है कि आग में घी डालने वाला। तो मैं एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, क्योंकि जब मेरा HRT शुरू हुआ, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू हुई, ट्रांसेक्स हार्मोन्स मैंने लेना शुरू किए, जिसमें मेरा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाया और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम किया। तो मुझे PMS लाइक सिम्टम्स आने लगे हर महीने। और जब पहली बार जब आया था तो बर्थडे के आसपास ही, इसी टाइम के आसपास आया था। और मैं एकदम वीक हो गई थी, मतलब इतना कि खुद को बाथरूम तक लेके जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तो PMS लाइक सिम्टम्स आने शुरू हुए। अभी मूड स्विंग्स बहुत होते थे, साथ में लेज़र चल रहा था। तो लेज़र क्या है ना कि बहुत दर्दनाक प्रोसीजर होता है, स्पेशली फेस लेज़र। और मेरे तो बाल भी काफ़ी, मतलब बियर्ड जो होती है वो फेशियल हेयर काफ़ी थिक होते हैं और हार्ड होते हैं, तो उन्हें जलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अब तक 17-18 सेशंस ले चुकी हूँ, जिसमें उन्होंने मेरे शरीर के सारे बाल जलाए। और तो ऐसे लगता था कि गर्म गर्म सुइयाँ चुभ रही हैं। और इसका कोई वो नहीं था कि आपको आपकी स्किन नम कर सकते हैं या आपको कोई पेन किलर दे सकते हैं, नहीं। वो दर्द आपको 1 घंटे के लिए बर्दाश्त करना ही पड़ता था, मुझे करना ही पड़ता था। तो इस सब के बीच जब ये रिश्तेदारों ने अपना खेल खेलना शुरू किया कि अरे हम अब आग लगाए, इसने ऐसे कैसे कर लिया, तो उन्होंने इसे मेरी कमज़ोरी बनाना चाहा कि अच्छा हम अब इन्हें नीचा दिखा सकते हैं। लेकिन मैं इसे हर दिन अपनी ताकत बना रही हूँ कि क्योंकि ये करने के लिए मुझे जितना लगा है ना, वो लोग शायद 7 जन्म लेके भी नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त एक कुछ रिलेटिव का, मेरे कुछ 2-3 रिलेटिव्स का मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन आया। एक रिलेटिव का तो मेरे ही पास आ गया कि अच्छा हम ये सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो मैंने उनसे कहा हाँ ये सच है, पर अभी आप किसी और को बताइएगा मत, आप अपने तक ही रखिएगा। मौसी है मेरी, कोई कज़न। तो वो मानी नहीं, मतलब उन्होंने सबको फ़ोन करके बहुत ही सटली, जैसे होता है ना कि आपने किसी को फ़ोन किया और आप गॉसिप भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने बहुत सटली अपनी बात बीच में कहीं रख दी, परोस दी कि अच्छा हाँ उसके बारे में तो हम ऐसा सुन रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो ऐसे करके सब जगह पे बात फैल गई। जब मेरी मम्मी किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ गई थी, तो उनसे एक रिश्तेदार ने पूछा कि अच्छा तो जब वो लड़की बन जाएगी तो उसे दूध आएगा क्या। सो व्हाट शी एक्चुअली मेंट वाज कि वो प्रेग्नेंट हो पाएगी क्या, या वो कंसीव कर पाएगी क्या। क्योंकि लड़की होने का तो जैसे कि मैंने मेंशन किया एक ही मतलब है, आप बच्चा पैदा करके दिखाओ, तो आपका जो औरत का धर्म है, जीवन है, वो सफल है। और उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि अच्छा, किसी को भी ये कंसर्न नहीं था कि अरे 25 साल तक उसने ऐसे बिताए, मतलब अब उसको आराम है ना, अब उसको ठीक है ना। But you are expecting concern. People were not concerned, unfortunately. They were not concerned. They were only क्योंकि आपको ना सोसाइटी के लिए आप उपयोगी होने चाहिए उनके हिसाब से, है ना, कि नस्ल आगे बढ़ा रहे हो, कि आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो या नहीं। तो अब मेरे केस में ये कि जब मैंने सारे प्रोसीजर्स शुरू किए, उससे पहले मैंने जो मेरा स्पर्म है वो प्रिजर्व करा दिया था बैंक में, स्पर्म बैंक में। उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि बहुत सारे IVF सेंटर्स लेने को तैयार ही नहीं थे ट्रांस केसेस, कि हम तो सिर्फ कपल्स को ही लेते हैं, आपका हम स्पर्म नहीं प्रिजर्व कर सकते। तो बहुत मुश्किल से मुझे एक जगह मिली जहाँ पे मैंने अपना जो है वो, इसलिए क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है, क्योंकि अभी तो आई थिंक साउथ अफ्रीका में एक रोबोट के पास ज़्यादा हक होंगे मुझसे, मेरे से। इस देश में मेरे पास कोई हक नहीं है, भले बिल्स और एक्ट्स पास कर दिए गए हों, लेकिन अडॉप्शन का कोई हक नहीं है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करके सरोगेसी के थ्रू कोई हक नहीं है, शादी का कोई हक नहीं है। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने हो अपने, तो उसके लिए भी इतना जद्दोजहद करना पड़ता है। So the half battle was done when you told your parents, but the next is the actual transition. So
आई नो इट इज़, वो इतना इजी तो नहीं रहा होगा, बट वो क्या प्रोसीजर होती है, लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि इसको तो होना ही था, इसको फैशन है, इसको लड़की बनना है, बट उतना इजी नहीं है। तो एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होती है, हाउ इट हैपेंस? हाँ, तो आई थिंक सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए था, तो इसकी ये बीमारी ठीक हो जाती। तो मैं यही बताना चाहूँगी ये पूरा प्रोसेस शुरू ही एक डॉक्टर से होता है, ठीक है। जब हम एक बहुत लाइसेंस साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें एक लेटर इशू करके देते हैं जिसमें लिखा होता है कि इन्हें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, GID लेटर होता है, वो हमें इशू करते हैं। उसके बाद हम अपने मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स या लीगल प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने ये ऑप्शनल होता है कि अगर किसी को अगर अपना जो स्पर्म है वो रिज़र्व करवाना हो तो वो करवा सकते हैं किसी भी प्रोसीजर में जाने से पहले। फिर मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिली जो कि अगेन एक डॉक्टर है। ओके। उन्होंने मुझे क्रॉस सेक्स हार्मोन्स पे रखा, मेरा एस्ट्रोजन डोज शुरू किया जो कि फीमेल हार्मोन है, और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स मुझे देने शुरू किए। तो HRT कहते हैं इसे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि मुझे सर्जरी, अगर आप सर्जरी करवाते हो तो सर्जरी के बाद टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है अपने आप बॉडी में, तो उसके बाद आपको सिर्फ एस्ट्रोजन लेना पड़ता है 50 साल की उम्र तक, जब तक कि एक सिसजेंडर फीमेल जो है वो उसके अंदर जो मेनोपॉज आता है तब तक के लिए हमें लेना पड़ता है ताकि बोन्स ना वीक हो। तो HRT मेरी शुरू हुई, उसके साथ अराउंड 1 महीने बाद मैंने लेज़र शुरू किया लेना, जिसमें मेरे पूरे शरीर के जो बाल थे वो हटाए गए, जलाए गए। मतलब परमानेंट रिडक्शन तो नहीं होता लेकिन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। ये सब चल रहा था और आई थिंक लास्ट में मैंने इसी साल जनवरी 2023 में मैंने अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई थाईलैंड में। इंडिया में भी वो सर्जरी होती है लेकिन थाईलैंड में क्योंकि काफ़ी सालों से हो रही है, वहाँ के सर्जन्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, अगेन एक डॉक्टर इन्वॉल्व है। मैं बार बार इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए था, तो हमने घर पे बैठ के सुई धागा लेके नहीं किया, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। तो मैं थाईलैंड गई, वहाँ मैं 1 महीने के लिए रुकी। अच्छा, सर्जरी के लिए मैं अकेले गई थी क्योंकि You went all alone? Why? क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक ऐसे स्टेट में देखें जहाँ। पर आपने तो, आपको खून देख के डर लगता था। हाँ, मतलब खून देख के डर लगने से एक्चुअली गोइंग थ्रू अ प्रोसीजर लाइक दिस सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, तो वो अपने आप में एक इट हैज़ बीन क्वाइट अ जर्नी। क्योंकि तब तक मैं भी पेन इंड्योर करने की आदी हो गई थी और मेरे अंदर ये था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मतलब इतनी दर्दनाक सर्जरी से अगर कोई इंसान जा रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, या क्योंकि लोगों को लगता है ये तो मेंटली अनस्टेबल है, इसने तो ऐसे ही एक रात में बैठ के फैसला ले लिया कि अच्छा हम उठ के सर्जरी के लिए जाएंगे। 1 साल हॉर्मोन्स लेने के बाद मैं सर्जरी के लिए गई। हालांकि काफ़ी लोग जो यूजुअली जाते हैं सर्जरी के लिए वो 1.5 से 2 साल वेट करते हैं अगर उन्हें सर्जरी करवानी होती है। बहुत लोग 5 साल बाद भी कराते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी कैसे फाइनेंशियली सोशली उनकी जो स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बहुत प्रिविलेज्ड भी हूँ बहुत केसेस में, क्योंकि मेरे पास इस देश में कास्ट की प्रिविलेज है, रिलीजन की प्रिविलेज है, क्लास की प्रिविलेज है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं सारे प्रोसीजर्स 1 साल के अंदर कर पाई क्योंकि मेरे पास वो बैकअप था, वो सपोर्ट था। बहुत लोगों के पास नहीं होता। तो हाँ, सर्जरी के लिए मैं अकेले गई क्योंकि मुझे लगता था कि क्योंकि मैं बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट बन चुकी थी उस पॉइंट तक आते आते कि नहीं मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगी, मैं अपने आप संभाल लूँगी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे लिए उतना ही बहुत है, बाकी चीज़ें मैं अपने आप ही देख लूँगी। तो खुद को संभालते संभालते इतना हाइपर इंडिपेंडेंट बन गई थी कि मुझे लगा कि अब सर्जरी भी अकेले करके आएंगे। तो वैसे एकदम प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में, मतलब ध्यान वगैरह रखने के लिए, बट वो दिन में 2-3 बार आती हैं मिलने के लिए। मोस्टली आपको मैनेज करना पड़ता है अपने आप। मेजर रीज़न यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस तरीके से देखें पट्टियों में और एक हॉस्पिटल में एक बेड पे लेटे हुए, क्योंकि उनके लिए आसान नहीं है अपने बच्चे को ऐसे देखना।
तो मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो ऐसे करके मैं अकेले गई, 1 महीने मैं वहाँ रुकी, लेकिन जो सर्जरी थी वो बहुत मुश्किल थी, उससे रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल थी। लगभग 3 महीने तक मैं ढंग से बैठ नहीं पाती थी। मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था हर चीज़ का, बहुत पेन होता था। 1-1.5 महीने तक पेन किलर्स ले सकते हो आप, रोज़ पेन किलर्स लेती थी मैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब आप पेन किलर नहीं खा सकते, अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो दर्द हो रहा है, क्योंकि वो आपकी किडनी को अफेक्ट करने लगते हैं। टू मैनी पेन किलर्स आर नॉट गुड फॉर यू। बट द सर्जरीज ऑफ हाउ मेनी आवर्स? एक्चुअल सर्जरी 6 घंटे, 6 आवर्स। उसके बाद आप 1 महीना वहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हो? हाँ, वहीं पे रिकवरी 1 महीने की रहती है। और एक्चुअली सर्जरी से ये चीज़ ख़त्म नहीं होती कि सर्जरी कर ली तो अच्छा उसके बाद ख़त्म हो गया, अभी ये सब कुछ हो गया है। उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं डायलेशन। तो डायलेशन में बेसिकली क्या होता है कि, और वो 7वें दिन से शुरू हो जाता है। तो 7 दिन तक आपकी पट्टी बंधी रहती है, 7वें दिन पट्टी खुलती है, और नर्स ने जब पट्टी खोल के शीशे में सब कुछ उन्होंने जब दिखाया, बताया सब कुछ, तो वो मेरे लिए था ओह गॉड, फाइनली कैद ख़त्म हो गई। लेकिन होता ये है कि आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, जब आप सर्जरी से उठोगे तो सब कुछ खुश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप एक अलग तरीके के पेन में होते हो, एक अलग ही तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि बहुत चीज़ें सब चीज़ें बहुत ही स्वोलन होता है। आप देखते हो, आपको उम्मीद रखनी पड़ती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, और वो उम्मीद आपको थोड़ा बहुत डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा आपको खुद ही देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप जुड़ पाते हो। मेरे केस में मैं लकी रही कि और जो विमेन हैं जो कि ट्रांस एक्सपीरियंस की हैं, जिन्होंने सर्जरी करवाई है, वो मुझे अश्योर करती रही कि आप चिंता मत, चाहे उन्होंने 6 महीने वो हो गए उन्हें सर्जरी कराए या 4 साल हो गए। द हॉस्पिटल और अराउंड? नो, अराउंड मी, लाइक माय फ्रेंड्स। आई हैड दिस सपोर्ट फ्रॉम अ फ्यू फ्रेंड्स। तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जस्ट कीप एट इट। 7वें दिन से वो जो एरिया है जो वजाइना जो वो बनाते हैं, तो बेसिकली इट्स नॉट अ नेचुरल ओपनिंग, राइट। तो जो आप पियर्सिंग जैसे जब करवाते हो तो वो बंद ना हो, इसके लिए आपको कुछ पहन के रखना पड़ता है, राइट, ताकि वो चीज़ हील ना हो, बंद ना हो। तो ये ऑल्दो वो सेंसेशंस और प्लेजर और वो सब चीज़ें मेंटेन करते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उस स्पेस को हील होने से बचाने के लिए तो हम बेसिकली एक ऐसा घाव है जिसे हम हील नहीं करना चाहते, राइट। तो उस वक्त क्या होता है कि इनर वजाइनल वॉल्स इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, आप एरिया पूरा सेंसिटिव होता है, उस वक्त पे आपको एक डायलेटर से उसको अटैक करना होता है। तो एक डायलेटर बेसिकली एक लंबा टूल होता है जिसे आपको इंसर्ट करके रखना पड़ता है वजाइना के अंदर, और ये सेशन दिन में 3 बार करना पड़ता है 1-1 घंटे के लिए, यानी कि एक दिन में 3 आवर्स यू हैव टू डू इट फॉर 2 years, 2 साल तक ये प्रोसीजर करना पड़ता है। तो अभी तो 7 महीने, ऑलमोस्ट 7 महीने हुए मुझे सर्जरी कराए, तो मैं बहुत लूजली इस टर्म को यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन इसने मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट किया है, क्योंकि आपको हर दिन शो अप करना पड़ता है कि यू हैव टू डायलेट। अगर नहीं किया तो रेपरकशंस बहुत बुरे हैं। अगर वो स्पेस हील होना शुरू हो गई तो देयर इज नो गोइंग बैक, शुरू से शुरू करना पड़ेगा फिर से। तो इतना आगे आके, और शुरू में जब पेन बहुत होता था तो मैं रात में, जैसे रात को डायलेट करती थी, पेन होता था, पेन किलर्स खा नहीं सकते, तो 1-1.5 बजे अगर दर्द उठाए और तो मुझे उस दर्द के साथ बैठना पड़ता था। कभी कभी सुबह के 4-5 बज जाते थे, तब जाके नींद आती थी, और फिर वापस आँख भी उसी दर्द से खुलती थी कि अरे दर्द हो रहा है तो अब उठना पड़ेगा। तो 3-3.5 महीने मेरे इस पेन में निकले, और उसी के साथ डायलेशन भी मैं कर रही थी, तो वो आप रोक नहीं सकते। अब डायलेशन में भी चीज़ ये होती है कि वो आपको एक लाइनिंग बना के देते हैं, राइट, उसको स्ट्रेच करके आपको ओपन करना होता है। तो वो 0 डायलेटर, जो कि बहुत पतला डायलेटर होता है, उससे शुरू करते हैं, 0 से 1, 1 से 2, फिर 3 और 4 तक जाना होता है। तो हर बार जब एक नया डायलेटर इंट्रोड्यूस होता था तो मेरी जान निकल जाती थी, क्योंकि वो इतना स्ट्रेच करना पड़ता था उसको, स्पेस को अकोमोडेट करने के लिए।
और ये मैं मेडिकल जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक सेक्सुअलाइजेशन इसका बहुत हो सकता है व्यूअर्स के उसमें, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है प्रोसीजर्स के बारे में जो ये लोग ऑलरेडी मतलब जो मैंने अलग अलग तरीके की प्रोसेस होते हैं। कुछ लोग अपनी आंत को कटवाते हैं, सो कोलन वजाइनोप्लास्टी इसको कहते हैं, और उससे वो वजाइनल स्पेस बनवाते हैं। कुछ लोग अलग प्रोसीजर्स 3-4 तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, तो लेकिन डायलेशन सब में करना पड़ता है, चाहे आप इंडिया से कराओ चाहे आप थाईलैंड से कराओ। अभी 2 साल का कमिटमेंट, जब आप सोचते हो ना कि अरे यार इस कैद से तो हर चीज़ बेटर है, जो कैद में ऑलरेडी जिसमें शरीर में मैं थी उससे तो मैं हर चीज़ बेटर है, चाहे सर्जरी का तकलीफ़ हो, चाहे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे सोशल स्टिग्मा हो, या चाहे डायलेशन हो, मैं वो सब पार कर लूँगी, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तो कितना कुछ लगा होगा वहाँ से निकल के यहाँ आने में। तो जब लोग कहते हैं ना कि अरे 2 मिनट नहीं लगते किसी को कमेंट करने में किसी के रील के नीचे कि ये मेंटली इल है, गो बैक टू योर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, कि तुम्हारे क्रोमोसोम्स हमेशा XY ही रहेंगे, तुम कभी भी अंदर से एक पूरी तरीके से लड़की नहीं बन पाओगी क्योंकि तुम्हें पीरियड्स नहीं आएंगे, क्योंकि तुम एक बच्चा नहीं पैदा कर सकती। लेकिन मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि मैंने भी बहुत खून बहाया है, और मुझे शायद पीरियड्स नहीं आते पर PMS सिम्टम्स आते हैं, और डायलेशन का जो एक वो है, तो जब मैं सर्जरी करा के जब मैं उठी ना, तो मुझे ये लगा कि मैंने अपने आप को जन्म दिया है। एक बार मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया और दूसरी बार मैंने खुद को जन्म दिया, तो मैं कैसे माँ नहीं बनी, राइट? और पेरेंट होने का मतलब सिर्फ अपने अंदर से पैदा करना नहीं होता, आप नर्चरर तो हो सकते हो ना, तो अडॉप्ट कर सकते हो। मेरे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने अपना स्पर्म प्रिजर्व करके रखा है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लॉज नहीं है, एक्ट्स नहीं है, राइट्स नहीं है। तो हमसे लड़ने की बजाय सरकारों से लड़िए कि हमें हमारा अभी बहुत ऐसे आ जाते हैं कि अरे यार तुम लोग क्या नया हर चीज़, 20 साल पहले ऐसे कहाँ होता था, 50 साल पहले ऐसा किधर होता था। तो ये अंग्रेज़ों की दी हुई सोच है। अभी हम लोग कितना नेशनलिज्म का पूरे देश में वेव चलता है, अभी तो फिलहाल बहुत चल रहा है, और सब लोगों को ये और हाँ, लोग कहते हैं कि ये तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। मैं जब 5 साल की थी तो मेरे पास कोई पाश्चात्य संस्कृति नहीं थी मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए। मेरे आसपास जो फीमेल्स मुझे दिख रही थी, मैं उन्हीं के साथ अपने आप को जोड़ रही थी। तो जितने भी फॉर एग्जाम्पल एकता कपूर सीरियल्स आते थे, या कोई भी मतलब इंडियन TV सीरियल्स आते थे, या मेरी जो कज़न्स थी, जो भी मैं हमेशा अपने आप को उन विमेन का एक हिस्सा मानती थी, उन फीमेल्स का हिस्सा मानती थी। तो तब तो मेरे पास कोई पाश्चात्य संस्कृति नहीं थी। टेलीविजन वाज लाइक ऑल सास बहू है, संस्कार एंड एवरीथिंग। यस हाँ, वेस्ट के नाम पे हमें तो नहीं एक्सेस था कुछ भी। हम इंडियन, मैं तो यूजुअली इंडियन चैनल्स देखती हूँ, आज भी मैं बहुत सारा इंडियन कंटेंट ही कंज्यूम करती हूँ। तो कोई आपको ये कह नहीं सकता कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ये। इनफैक्ट वो लोग जब आए तो उन्होंने सेक्शन 377 लेके आए, होमोसेक्सुअलिटी को बैन किया, बीइंग अ ट्रांस पर्सन उन लोगों को बीमारी, उन्होंने ये सब शुरू किया। वरना आप हमारे पहले के मॉन्यूमेंट्स देखो, आर्किटेक्चर में है, यस राइट। इन महाभारत वी हैव शिखंडीज एंड एवरी। हाँ, बट आई स्टिल थिंक कि वहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है माइथोलॉजी में, वो स्टिल मुझे कभी कभी इनकरेक्ट लगता है। बट इट वाज देयर, मतलब जैसे भी हो, it was there at least in our culture। हाँ, लोग कहते हैं अरे तुम लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, हम लोगों में हिम्मत भी आ रही है कि हम लोग तुम्हारे से डर के नहीं रहेंगे, हम खुद अपना सच बोलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि दुनिया मुझे नहीं बताएगी कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। तो ये जब शिफ्ट आया ना मेरे अंदर कि पर्सपेक्टिव बदलना है अपने लिए और औरों के लिए। But the dilator thing is still on for... Yes, coming back to the dilation. So it's still on and I have to do it for about 1.5 years, for 13 more months. एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाता है, उसको हफ्ते में 2 से 3 बार हमें करना ही पड़ता है। अभी तो एक दिन में 3 बार करती हूँ, फिर हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, तो वो ईज अप हो जाता है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो एक्चुअली सर्जरी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी सर्जरी से रिकवरी, और जो आपने सर्जरी से किया है उसको मेंटेन करना होता है। सो आफ्टर सर्जरी आपको जो अचीव करना था वो आपने किया,
ये आपका जो एक मराठी में उसे द्वंद्व कहते हैं, मतलब अपने आप से जो लड़ाई होती है वो तो आपने की, पर अभी आता है समाज। हम कितना भी सोचे कि मैं कुछ भी करूँगी, बट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो हम लोग को रहना तो सोसाइटी में है। मतलब भले मैं घर में अकेली हूँ, पर मुझे रहना, मेरा जहाँ से ग्रोसरी आती है, जहाँ से वेजिटेबल्स आती है, ये तो सोशल, हम उनको तो कम से कम हमें एकोमोडेट करना है, उनसे बातें करनी है, उनसे डे इन डे आउट व्यवहार करना है। तो आप जब ऐसे आते हो बाहर, अब नाउ यू आर फीमेल, नाउ यू आर इकतारा, यू शिफ्टेड टू मुंबई, राइट? सो अभी मुंबई आने के बाद आपकी लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई टू प्रेजेंट एज अ वुमेन एंड यू लिव एज अ वुमेन? बिकॉज ये तो अपने आप से लड़ाई हो गई, अपने फैमिली से हो गई, यू केम आउट इन फ्लाइंग कलर्स, पर अब तो सोशल है, तो आपको कैसे लगता है? तो ट्रांजिशन के टाइम में काफ़ी एंड्रोजिनस लगने लगी थी। मतलब कि एंड्रोजिनस वो लोग होते हैं जो कि समाज के हिसाब से ना तो एक मैन के और ना ही एक वुमन के उसमें फिट होते हैं रोल्स में। तो मुझे बहुत डर लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे हर दिन ये, अभी भी मतलब अब तो खैर कम डर लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि किसी दिन कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए। कोई किसी को मेरे से प्रॉब्लम हो, एक वर्ड है खुंदस, पता नहीं इफ इट्स, आई नो खुंदस इज, या तो किसी को खुंदस है अगर पर्सनली कि अरे ये कैसे, तो वो मेरे पीछे ना पड़ जाए। क्योंकि मेरे बाल बढ़ रहे थे, लेजर से मेरे थोड़े बाल जा रहे थे पर फिर भी थे, मेरा शरीर फिर भी बदल रहा था। तो मैंने उस वक्त एक चीज़ ये अपने लिए फ़ैसला लिया था कि मैं मेल प्रेजेंटिंग ही निकलूँगी। शुरू के जो मेरे HRT के 7-8 महीने थे, और जिस जगह में मैं जिस घर में पहले रहती थी बॉम्बे में, वहाँ के एरिया के लोग भी मुझे जानते थे। तो उनके सामने फीमेल प्रेजेंटिंग कपड़े या वुमेन प्रेजेंटिंग निकलना बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती मेरे लिए। तो मैं मेल प्रेजेंटिंग ही निकलती थी और मास्क पहन के निकलती थी, क्योंकि कोरोना ने हमें, कोविड ने जो एक अच्छी बात दे दी, एक चीज़ दी, वो थी मास्क, जो मैंने अपने पास रख ली। तो मास्क पहन के निकलती थी, और फिर बाहर जैसे ही उस एरिया से निकलती थी तो मैं थोड़ा अपने आप को ईज कर लेती थी। लेकिन जैसे फिर दिसंबर में सर्जरी से 1 महीने पहले मैंने घर शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को बहुत सारी शिफ्ट्स करने पड़ते हैं निजी लेवल पे। तो मैं मेल प्रेजेंटिंग ही गई थी पहले। तो मैं ये अकोमोडेशन और हाउसिंग की बात बताती हूँ आपको। मैं मेल प्रेजेंटिंग तरीके से गई थी लैंडलॉर्ड के सामने, उन्होंने सब चीज़ें फाइनल हो गई। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं एक ट्रांस फीमेल हूँ और मैं अगले महीने सर्जरी के लिए जाऊँगी, अब जल्दी मेरे डॉक्यूमेंट भी बदल जाएंगे। तो अभी ऐसा उन्होंने मुझे एक मेल के तरीके से देखा है। अभी मैं सलवार कमीज़ पहन के निकलूँगी तो ऑब्वियसली वो सवाल तो पूछेंगे ही, तो छुपाने का कोई सेंस था नहीं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि सब चीज़ें जब फाइनल हो गई तो मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ है जो कि मैं एक वुमन ऑफ ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस हूँ। अब वहाँ पे उनकी सिटी-बिटी गुल हो गई, उन्होंने मना कर दिया मुझे। अब बात ये थी कि मैं डायरेक्टली उनसे टच में भी नहीं थी, मैं ब्रोकर के थ्रू टच में थी। तो ब्रोकर ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया। अब मैंने क्या किया, पहले तो मैं ये सोची कि चलो जाने दो, कोई और फ्लैट ढूंढने के, पर मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी आ सकती है और ये कैसे मुझे मना कर सकते हैं। तो मैं 14 दिन तक लगी रही उनके पीछे। मैंने चेज़ किया, मैंने उसका नंबर निकाला लैंडलॉर्ड का मेरे, और मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या है जो मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैंने किसी का खून किया है या कोई क्राइम करके मैं भागी हूँ? हालांकि मेरी इच्छा तो बहुत होती है बहुत लोगों का खून करने की, मेरी भी है। हाँ, लेकिन तो अभी फिलहाल तक तो नहीं किया, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। तो ऐसा क्या है जो कि आप मना कर रहे हो मुझे? तो बोर्ड मीटिंग बिठवाई मैंने कि आप बोर्ड मेंबर्स को बुलाओ, और मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। तो आई थिंक ये बहुत छोटे मोटे आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आपको ना मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने, अगर मैं किसी की तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इफ़ दे आर अ ट्रांस पर्सन, तो अगर वो पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया हो। ये हमें ट्रांस एक्ट 2019 जो है उसके अंडर मिला है। ओके, राइट। तो मैंने बोर्ड मेंबर्स को बिठवाया वहाँ पे, 2 विमेन थी वहाँ पे। एक ने बोला कि ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, आप इसको मना नहीं कर सकते। वाह, ठीक है।
एक और ने बोला कि हाँ मतलब क्या, वो मुझसे बोलते हैं लैंडलॉर्ड कि नहीं मतलब अगर कल को कोई लफड़ा हो गया, अगर सोसाइटी के मेंबर्स ने कोई ऑब्जेक्शन किया या तुमने कोई तमाशा कर दिया, इनका तुमने कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं तमाशा करूँगी ही क्योंकि मैं एक वुमन ऑफ ट्रांस एक्सपीरियंस हूँ। तो ये जो बहुत सारे प्रेजुडिसेस है ना हमको लेके, बहुत लोगों को ये लगता है कि अच्छा तुम तो अभी तुम किन्नर समाज से हो, तुम हिजड़ा, क्योंकि मैं डेली, मुझे शेव करना नहीं आता था, मैं कट मतलब स्किन कट हो जाती थी मेरी, तो मैं ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे मैं सैलून जाके और शेव करवाती थी। तो वो वहाँ के बाबा तक ने मुझसे पूछा कि आप किन्नर हो क्या? तो क्योंकि उस वक्त पे अभी तो मैं थोड़ी पॉसिबिलिटी जिसको बोलते हैं ना कि मुझे देख के अभी कम लोगों को लगता है कि अच्छा ये वुमन ऑफ ट्रांस एक्सपीरियंस है, उस वक्त पे नहीं थी ये भी अपने आप में एक प्रिविलेज है। तो तब मेरा दिल बड़ा टूटता था क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि किन्नर होना, किन्नर समाज से जुड़ना या हिजड़ा समाज से जुड़ना जो कि सोशल सपोर्ट कम्युनिटीज़ हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अरे ट्रांस वुमन है तो ये किन्नर ही है या ये हिजड़ा समाज से ही है, ऐसा नहीं होता। वो उनकी अलग एक, जैसा कि मैंने कहा कि अम्ब्रेला टर्म है। जब बहुत सारे लोग जो घर से छोड़ दिए जाते हैं या घर वाले उन्हें अब नहीं अपनाते, तो वो सोशल सपोर्ट के लिए किन्नर समाज या हिजड़ा समाज के साथ जुड़ जाते हैं। तो उनके अपने अलग रीति रिवाज होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं। तो ये मेरा हाउसिंग का था। मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है, तो उन्हें मुझे घर देना पड़ा और मैं आज उसी घर में हूँ, वहीं रहती हूँ जहाँ रहने से मुझे मना किया गया था। तो ये जो स्मॉल विक्ट्रीज है ना, जब क्योंकि मैंने अपने दिमाग को सबसे पहले तो ये बताना बंद कर दिया कि तुम एक ट्रांस वुमन होके ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा हारना ही पड़ेगा या तुम्हें प्रताड़ना ही झेलनी पड़ेगी। तुम जीत भी सकती हो और वो जीत तब आएगी जब तुम खुद उठोगी अपने लिए। वो पहली चीज़ थी, वो पहला स्टेप था। फिर ये जो रिश्तेदार या समाज के जो लोग होते हैं, इन्होंने काफ़ी रायते फैलाए थे मेरे ट्रांजिशन के दौरान, बहुत सारी अजम्पशंस, बहुत सारी बातें, ये वो नीची नज़र से देखना। लेकिन फिर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया 20 मिनट का। अभी क्या होता है ना कि इन लोगों को सबसे बड़ी जो चीज़ है जिससे खतरा है वो है लॉजिक, साइंस। तो मैंने उनके मुंह पे दे मारे सारे के सारे लॉजिक कि अगर किसी इंसान, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि कुदरत के खिलाफ है, तुमने नेचर से वो कर दिया, जैसे तुमको भगवान ने बना के भेजा है, ऊपर वाले ने बना के भेजा है, वैसे ही तुम रहो। अभी भगवान ने तो बिना कपड़ों के भेजा था, तो तुम कपड़े क्यों पहनते हो? ठिठुरती ठंड होती है तो नेचुरली रहो ना। ठिठुरती ठंड में तुम ठंड से मर जाओ, पर कपड़े मत पहनो, बचाओ मत खुद को, बाल मत काटो, नाखून मत काटो। तो हम इवॉल्व हुए, जंगलों में जाके रहो। कहाँ घर बना लिए तुमने, कमरे बना लिए, सोफे लगा लिए, ये सब कुदरत ने कहाँ दिए थे? कुदरत ने तो गुफाओं में छोड़ा था हमें। तो तुम नेचर के उसमें जब जाते हैं हम लोग कि अच्छा नेचर ने तुमको, कुदरत ने ऐसे बनाया तो तुम नहीं चेंज कर सकते, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। सबसे पहले बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से हम इवॉल्व होते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी इंसान को और कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है, तो क्या हम ये सोचते हैं कि अच्छा तुमको कुदरत ने ये दिया है तो तुम मर जाओ, या हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ऑल ऑफ अस डिजर्व अ फेयर चांस एट लाइफ, राइट? जहाँ पे हम जैसे हम ऑथेंटिकली हैं वैसे हो सके। फिर मैंने उनसे ये सब रिश्तेदारों से मैंने यही कहा कि अच्छा चलो मैं आपके हिसाब से जी भी लेती कुछ और साल घुट घुट के। अभी क्या होता है ना कि हम लोग, मेंटल हेल्थ हम लोगों की सबकी गड्ढे में गई भी होती है, स्पेशली LGBTQ+ की, तो क्योंकि खुद को छुपाना, प्रिटेंड करना, वो आपकी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले ख़राब करना शुरू करता है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं अगर डिप्रेशन में चली जाती, मैं अगर कोई गलत हरकत कर ले, मतलब कोई ड्रग्स में अगर मैं पड़ जाती, या फिर अगर मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती, तब आप क्या कहते कि पहले बता देते? तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम थी तो तुम पहले बता देते, हम उसको सॉल्व कर लेते। शादी कर लेती, अगर समझ लो, अगर आज मैं किसी लड़की से शादी करके उसके बाद अगर सच बताऊं तो उस लड़की की ज़िंदगी नहीं ख़राब होगी। अगर बच्चे हो जाते, उसके बाद अगर मैं सच बताऊं तो तुमने पूरा संसार बसा लिया, अब तुम सच बोल रहे हो, पहले बता देते। तो समाज हर पॉइंट पे तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेगा कि पहले बता देते। मैंने उनसे यही बोला कि भाई पहले तो बता रही हूँ ना, अपनी ना किसी और की ज़िंदगी ख़राब किए बगैर
ना किसी गलत लत में या किसी कोई गलत कदम उठाने से पहले सच ही तो बोल रही हूँ। तो ये जो इतने ढिंडोरे पीटते हैं ना कि ओ सच का साथ दो, सच बोलो, सत्यमेव जयते, झूठ मत बोलो, हमें बचपन में सिखाते हैं ना कि झूठ मत बोलो। तो मुझे तो सबसे पहले बचपन में झूठ ही बोलना पड़ा, तभी मैं जिंदा रह पाई, नहीं तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाती। तो मैंने उन सब रिश्तेदारों को यही सब सवाल पूछे कि मैं सच बोल रही हूँ, आप इस सच को समझने के लिए सक्षम हो क्या? आपके अंदर है वो उतनी समझ? तो आप अपना काम मेरे ऊपर मत डालो, मेरा काम आपको समझाने का है, आपके लिए समझने का नहीं है। वो काम मैं नहीं करूँगी। तो बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे ना, जो मेरे अगेंस्ट थे, मेरे सामने खड़े थे, वो सब मेरे साथ हो गए। हाँ, तो टेबल टर्न होते कहाँ, वक्त की बात है। वक्त बदलना आना चाहिए। आई थिंक वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो जितने लोग थे वो ऑलमोस्ट सब मेरे साथ आ गए। और जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा, जो ऐसे कुछ चंट लोग होते हैं ना जिनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार इसने मेरे मुंह पे चमाट कैसे मार दिया लॉजिक से, तो वो साइड हो गए। मैंने कहा साइड हो जाओ, आप जाओ, मुझे वैसे भी आप मेरी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, मेरी थाली में आप खाना नहीं ला के देते हो, कुछ नहीं करते हो सिवाय बातों के, तो मैं तो वही करूँ। अभी क्या हुआ ना कि ट्रांजिशन के टाइम पे मैं काफ़ी अंडरग्राउंड हो गई थी एक तरीके से, मतलब मैं बिल्कुल किसी से टच में नहीं थी, बात नहीं कर रही थी, तो उनको लगा कि अच्छा ये शर्म के मारे अंडरग्राउंड हो गई है। लेकिन बात ये है कि शेरनियाँ जब जंगल में दिखाई नहीं देती ना, तो वो भागती नहीं है, वो छुपी भी होती हैं सही वक्त के इंतज़ार के लिए। तो अपना राज्य, अपनी टेरिटरी छोड़ के कोई नहीं भागती, कोई शेरनी नहीं जाती। तो ये गलत फहमी उनकी जो थी ना, वो सारी निकल गई उसके साथ में। तो वो आई थिंक सामाजिक तौर पे मोस्टली रिश्तेदारों का ही था, दोस्तों से तो इतना लड़ना नहीं पड़ा। क्योंकि वो सब धीरे धीरे मेरे साथ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बेड़ा उठाया, मैंने कहा यार मैं ये नहीं सोच सकती कि ये अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि मैं समझ गई हूँ। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा उन्हें समझाना शुरू किया अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली। और एक जो प्राइवेट सोशल मीडिया पे मेरे 300 फॉलोअर्स थे उस टाइम पे जब मैं ट्रांजिशन कर रही थी, और मैंने उसे बहुत टाइट रखा कि एक भी फोटो मेरी बाहर ना निकल जाए, कुछ भी, क्योंकि वो फिर आग की तरफ फैलेगा। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि गो फॉर इट एकतारा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आई थिंक वो पासे फिर पलट गए धीरे धीरे। After social, it comes legal, government policies and everything. Last few years they have been changing a lot about everyone. Not only about जैसे अभी समान नागरिक कायदा के लिए सब लोग झगड़ रहे हैं या फिर bills पास हो रहे हैं different. But what exactly has happened? We'll not get into that umbrella zone. वो छोड़ दीजिए. But जो ट्रांस वुमेन होते हैं या फिर ट्रांस मेन, मतलब मेन, उनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये क्या है, और जो लोग ऐसे होना चाहते हैं आप उनको कैसे इंस्पायर करोगे? मतलब जैसे आपने कहा कि समाज में लोग हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो बॉक्स के बाहर कैसे आए, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये सब क्या है उनके लिए, and are they changing and are changing for the betterment? That is my question. Right. तो पहले एक नालसा जजमेंट करके 2014 में एक एक्ट पास हुआ था जो कि काफ़ी बेनिफिशियल था ट्रांस लोगों के लिए। लेकिन 2019 में ट्रांस एक्ट पास किया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 2019, वो पास हुआ। और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो जो एक्ट है उसमें वो पूरी तरीके से ट्रांस लोगों को सेफ गार्ड करने में इतना, जैसे कुछ शेल्टर होम्स हैं जो बच्चे जो हैं जिनके पेरेंट्स ने उन्हें नहीं एक्नॉलेज किया है या उन्हें अबैंडन कर दिया है, तो कुछ शेल्टर होम्स हैं। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। उन्हें पिछले काफ़ी महीनों से, लगभग 1 साल से ऊपर, उन्हें फंड्स नहीं मिले हैं गवर्नमेंट से उन शेल्टर होम्स को चलाने के लिए। तो बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है कि हमें हमारे राइट्स ना मिलें। अभी आई थिंक कुछ दिन पहले ही मैरिज इक्वालिटी केस का भी काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सब स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपोज किया कि मैरिज इक्वालिटी के हक नहीं मिलने चाहिए, अडॉप्शन के हक नहीं मिलने चाहिए। तो ऐसे में, और हाउसिंग का भी जैसे मैंने मेंशन किया, तो आई थिंक वहाँ पे भी हर चीज़ के लिए हम लोगों को बहुत लीगली किसी भी चीज़ के लिए लड़ना बहुत पड़ता है।
अगर मुझे आधार कार्ड में अपना नाम भी चेंज करवाना है तो उसके लिए भी मुझे 10 चक्कर में पढ़ना पड़ेगा. मतलब बहुत इजी नहीं है कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और हो गया, ऐसा नहीं है. बहुत मेरी जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, वो 6 महीने से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका जो स्टेटस है वो नहीं बदला गया है, किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि लोग सेंसिटाइज नहीं है. जो इन ऑफिसेज में काम करते हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों को ही सेंसिटाइजेशन नहीं है कि कैसे हमें फटाफट इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है प्रोसेस को, ताकि हम लोगों को कम प्रॉब्लम्स हो. तो आई थिंक वो प्रोटेक्शन, कई बार पुलिस जो है वो इन शेल्टर होम्स के बाहर आ जाती हैं. अगर किसी बच्चे के पेरेंट ने ऐसे कंप्लेंट कर दी, अगर वो अडल्ट हैं, अपनी मर्जी से छोड़ के गए हैं घर, तो कंप्लेंट कर देते हैं कि ये जो शेल्टर होम्स हैं इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया, अबडक्ट करके लेके गए हैं ये हमारे बच्चे को. तो कितनी बार वो जो शेल्टर होम्स के जो टीम होती हैं, जो उन लोगों को पुलिस लेके जाती है, डंडे मारती हैं, ट्रांसमैन को, ट्रांसविमेन को लेके जाती है, उनको पुलिस स्टेशन में लेके मतलब बैठ जाती हैं, फिर उनकी बहुत मतलब परेशान करने के बाद उन्हें छोड़ते हैं. बहुत सारे लीगल चीज़ों में फंसकर हमें इन सब चीज़ों से निकलना पड़ता है. तो राइट्स जो है वो इस वक्त प्लेस पे नहीं है, और सेंसिटाइजेशन जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे धीरे लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन अभी भी जो स्टिग्मा है वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट्स इसको और इन्फोर्स करती है, क्योंकि वो बहुत बार रिलीजन्स के सहारे लेती है कि और ऐसे जो लोगों की तरफ से भी बहुत प्रताड़ना आती है. तो गवर्नमेंट्स भी ऐसे सोचती हैं कि अच्छा हमारे लिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है ना अभी, तो जब तक इलेक्शन का मुद्दा नहीं मिलता, एक ऑपोजिशन पार्टी हमें अपना उठा लेगी, मुद्दा बना लेगी, और एक पार्टी जो है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी. तो हमारी शरीर पे, हमारी एग्जिस्टेंस पे राजनीति बहुत की जाती है, पॉलिटिक्स बहुत किए जाते हैं, लेकिन राइट्स नहीं मिलते. बट आर यू एसोसिएटेड सम एनजीओ एंड आर यू वर्किंग? Yes, I was working with an NGO called Tweet Foundation. तो वो लोग बेसिकली गरिमा गृह एक शेल्टर होम है बॉम्बे में, और दिल्ली में भी एक शेल्टर होम है उनका, आसरा. तो ये दोनों गवर्नमेंट फंडेड शेल्टर होम्स हैं, जिनको अभी तक फंडिंग नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से. ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, फंडिंग्स नहीं मिल रही है. तो उन्हें जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं और लोगों से या डोनेशंस लेकर के वो शेल्टर होम्स चलाने पड़ते हैं. कई बार तो ऐसे तादाद आ गए थे कि शेल्टर होम बंद होने की उसमें था, नौबत आ गई थी वो. तो ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं ऐसे शेल्टर होम्स, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना सिर्फ उन लोगों को शेल्टर देते हैं, बल्कि उनको करियर के लिए भी रेडी करते हैं. उसके साथ में कंपनीज को भी सेंसिटाइज करते हैं कि कैसे अगर कोई LGBTQ+ इंडिविजुअल आपकी कंपनी में आते हैं तो आप उनके साथ कैसे एक नॉर्मल और एक अच्छा बर्ताव कर सकते हैं. उनके स्किल्स जो हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड में वो अगर हो, चाहे कॉर्पोरेट फील्ड में हो, आर्टिस्टिक फील्ड में हो, तो उन सब स्किल्स को मतलब ऊपर लेके जाने की वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं. तो शेल्टर के साथ साथ में उन लोगों को अपस्किलिंग भी मिल रही है इन सब NGOs में. लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इन NGOs के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे, स्किल कैसे डेवलप करेंगे. तो इन्हें इन्वेस्टर्स से और लोगों से बात करनी पड़ती है कि हमें ज़रूरत है. तो आई थिंक बहुत बार पब्लिक फंड्स नहीं मिलते, प्राइवेट फंड्स यूज़ करने पड़ते हैं. वन मोर क्वेश्चन इज, अनफॉर्चुनेटली इन आवर फिल्म्स, the entire umbrella I'm talking about, has shown in a very comic way. Either they are, मैं abuse नहीं कह सकती, पर उन्हें हमेशा एक दूसरा दर्जा दिया जाता है, उन पे जोक्स होते हैं, या फिर उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है फिल्म्स में. हमारा समाज थोड़ा फिल्म के थॉट प्रोसेस से पेनिट्रेट होता है. जैसे आपने कहा कि आप फिल्म्स देख के बड़ी हुई हैं, तो जैसे हीरोइन की साड़ी उड़ती है, हमारी इच्छा होती है कि अगर मैं स्विट्जरलैंड जाऊँ तो 3-4 साड़ियाँ साथ लेके ही जाऊँ, क्योंकि यशराज फिल्म्स की फिल्म्स देख देख के स्विट्जरलैंड तो हमेशा लगता है कि यहाँ पे बच्चन साहब आएंगे, मेरी साड़ी उड़ेगी, रेखा जी आएंगी. इसका इम्पैक्ट बहुत है हमारे समाज में. फिल्म्स और क्रिकेट, मतलब स्पोर्ट्स में भी हम स्पेसिफिकली क्रिकेट और फिल्म्स भारत को एक जुड़ा रखती है, बहुत बार देखा है. लेकिन ये जो फिल्म्स है रिप्रेजेंट करते हैं समाज, उसमें पूरे ये समाज को बहुत हीन तरीके से दिखाया है. हालांकि 4-5 साल पहले हम लोग कुछ फिल्म्स देखेंगे जो सेम सेक्स मैरिज या फिर ट्रांस वुमेन पे आई है. वाणी कपूर की फिल्म थी लव चंडीगढ़, चंडीगढ़ का आशिकी.
सो ये अलग सोच है, लेकिन वो पूरी फिल्म्स हैं इस सोच से बनी हुई है। पर हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल फिल्म्स में ये बहुत एक मतलब मराठी में उसे मस्करी कहते हैं ना, उसकी मजाक उड़ाया जाता है। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आई थिंक ये सबसे पहले तो जो समाज है और फिल्म्स हैं वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, राइट? तो जो चीज़ें हमारी फिल्मों में बहुत इजीली हमें टारगेट बना दिया जाता है कि अच्छा इससे ह्यूमर निकाल लेते हैं। बहुत सारे कॉमेडी शोज़ में भी आपने देखा होगा कि क्रॉस ड्रेस अगर कोई कैरेक्टर करता है तो उस पर तो जोक्स बनते ही हैं, है ना? तो वो जोक्स फिर रियल लाइफ में लोग हम पे यूज़ करते हैं कि अच्छा वो ये उसके जैसे ही है तो इस पर वही जोक चलेगा, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में कूल बन जाऊँगा या कूल बन जाऊँगी। तो आई थिंक वहाँ से बहुत लोग सीख जाते हैं, जो कि गलत सीखते हैं। तो सही तो नहीं सीखते, गलत और सीख जाते हैं। उसके बाद आई थिंक रिप्रेजेंटेशन में तो हम लोगों को ना ढंग से देखना नहीं सिखाया गया। हमसे प्यार कैसे करेंगे, हमसे मोहब्बत कैसे करेंगे, या हमें अपने साथ एक्सेप्ट कैसे करेंगे जब हमें देखना ही नहीं सिखाया है। सबसे पहले तो नज़रिया बहुत ज़रूरी है। रही बात, एक मैं अभी हाल ही में कोई रील देख रही थी, ये मेरे अपने विचार नहीं है किसी के, तो मैं कोट ही कर रही हूँ कि जब आप किसी फॉर एग्जांपल एक लक्ष्मी बॉम्ब जैसी फिल्म अगर आप ले लीजिए, उसमें अगर एक अक्षय कुमार जो है वो प्ले करते हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का रोल, तो अभी ऑडियंस को क्या है कि एक आदमी है, उसने एक लड़की का भेस लिया है और फिर वापस लड़का बन जाएगा, राइट? तो वो उन्हें क्या लगता है कि वी आर मेन इन डिसगाइज, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक औरत का भेस ले रहे हैं और फिर वापस मर्द बन जाते हैं, है ना? तो वो थ्रेट भी लगता है। अभी हमारे साथ क्या है कि इस रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में सिसजेंडर फीमेल्स भी हमसे डरती हैं, सिसजेंडर मेल्स भी हमसे डरते हैं। क्यों? फीमेल्स को लगता है कि अच्छा ये तो मर्द है, इसको वॉशरूम में आने को देंगे तो ये हमारे साथ गलत कर देंगे, है ना? और आदमियों को क्या लगता है कि जो वो औरतों के साथ करते हैं वो हम उनके साथ कर देंगे, है ना? तो ये डर इनके लिए कि ओ तुमसे तो दूर रहो, तुम तो बीमारी हो। बीमारी कैसे है? सबसे पहली बात तो ये कि बीमारी कैसे है। तो ये मैं कोट कर रही हूँ कि मैन इन डिसगाइज वाली जो चीज़ थी, जो कि बहुत लोगों, तो उन्होंने कभी ट्रांस वेमेन को या ट्रांस मैन को या किसी ट्रांस पर्सन को फॉर दैट मैटर कभी उस कैरेक्टर से बाहर निकल के वैसे ही देखा ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज एक ट्रांस कैरेक्टर प्ले करती हूँ, अभी बहुत हाल ही में मेड इन हेवन सीजन 2 रिलीज हुआ है, उसमें त्रिनेत्रा जो है उन्होंने एक ट्रांस वुमन का रोल प्ले किया है। और अगर अब वहाँ से निकल के आप उन्हें सोशली मिलेंगे या उनके सोशल हैंडल पे जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ओ देयर इज समवन मैन हु प्रिटेंडेड टू बी अ वुमन फॉर अ शो एंड देन बैक टू बीइंग अ मैन। यू विल नो ओके दैट्स अ ट्रांस पर्सन प्लेइंग अ ट्रांस पर्सन कैरेक्टर, राइट? तो वो रिप्रेजेंटेशन बड़ा ज़रूरी है। जब आप निजी ज़िंदगी में किसी को, अभी मैं शाहरुख खान को रोमांटिक हीरो की तरह देखती हूँ ना, तो अभी शाहरुख खान जब भी ऑफ स्क्रीन होते हैं तो भी मेरे लिए उनके लिए वही रिस्पेक्ट रहती है जो मुझे ऑन स्क्रीन रहती है उनके लिए, राइट? तो वो रिप्रेजेंटेशन, और स्पेशली जो आप लास्ट की जो हाल ही में जो फिल्म्स आई हैं, आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत उनमें यही है कि ये सारे एक्टर्स जिन्होंने भी LGBTQ+ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जब भी किसी तरीके का पॉलिटिकल कोई चल रहा होता है ना, मैरिज इक्वालिटी केस हो गया या, तो ये लोग कोई सामने नहीं आते हैं। ये लोग तब कभी अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या किसी भी तरीके से, तब सब की रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाती है कि फिल्म है ना, तो हम मुद्दा नहीं है आपका, फिल्म बनाने का मुद्दा नहीं है सिर्फ कि एक फिल्म बनाई, एक दिन किसी से बात की और हो गया। हम आप ही के समाज का उतना ही हिस्सा है, इस समाज का हम उतना ही हिस्सा है जितना आप हो। तो जब एक वानी कपूर, ठीक है, मतलब एक बहुत मासिव अपग्रेडेशन हो गया, एक ट्रांस पर्सन, ट्रांस वुमन का कैरेक्टर अक्षय कुमार से वानी कपूर ने प्ले किया, ठीक है, बट उसने फिर अगेन एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन दे दिया कि अच्छा ट्रांस वुमन अगर कन्वेंशनली प्रिटी है, गुड लुकिंग है, तो क्या हर्ज है ना? उसी की जगह पर अगर एक ट्रांस वुमन ही वो कैरेक्टर प्ले करती, अब बहुत लोगों ने ये चीज़ की कि अरे स्टार वैल्यू ऐड करने के लिए कि लोग और आए, तो नोन फेसेस लेना है हमें, तो ऐसे कैसे बदलेगा? आपने हमें एक चीज के लिए हमें यूज कर लिया, अभी कैसे बदलेगा वो? कैसे? हर ट्रांस वुमन ऐसी पॉसिबल नहीं लगती जैसी आपने वानी कपूर को लिया उसमें, है ना? तो वो इजी था
उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होना या उस चीज़ को समझना. बट आई स्टिल थिंक कि मतलब बहुत लोगों ने हमारी कम्युनिटी से ही बहुत लोगों ने उसे क्रिटिसाइज भी किया था, पर कुछ चीज़ें थी जो ठीक भी निकल पड़ी. बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगेन अगर आप एक ट्रांस पर्सन को लेके फिल्म बनाते हो ना, तो वो टोकनिज्म बन जाती है कि अच्छा ये इसका सेंट्रल प्लॉट है कि ये पर्सन ट्रांस है और इसकी ये जर्नी है. अभी फॉर एग्जांपल ताली आ रही है, तो आई एम वेरी श्योर कि वो फिल्म बहुत अच्छा करेगी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा सुष्मिता सेन जी का. लेकिन मैं एक ऐसी फिल्म देखना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल आपने पीकू देखी है, तो मैं एक ऐसी फिल्म देखना चाहूँगी जहाँ पर एक ट्रांस वुमन किसी की बेटी है और वो अपनी ज़िंदगी के साथ चल रही है, यू नो, अ गर्ल नेक्स्ट डोर, अ पायलट, अ जज, अ पॉलिसी मेकर. तो हमारी जो ट्रांस आइडेंटिटी है वो हमारा सेंट्रल प्लॉट ना बने, वो हमारा सब प्लॉट. करेक्ट. द स्टोरी इज डिफरेंट. हाँ, मतलब बहुत ही जनरली एक कॉन्वर्जेशन में आ गया कि अच्छा ट्रांजिशन से पहले मैं मतलब जब मैं थी तो मेरे साथ में वो एक बहुत छोटे कॉन्वर्जेशन में ये एस्टैब्लिश कर दिया दैट दिस पर्सन इज अ ट्रांस वुमन. लेकिन उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं उसका एटीट्यूड उसके लिए उस वक्त पे बदल नहीं रहा, राइट. तो अगर आप समझ लीजिए पीकू दीपिका पादुकोण ने जो प्ले किया है वो एक ट्रांस वुमन है. अभी वो किसी कॉन्वर्जेशन में एक मतलब बीच में कहीं बोलती है कि अच्छा ट्रांजिशन से पहले मैं ऐसी थी ये वो, तो अभी उसके फादर ने भी उसको सपोर्ट किया. सब चीज़ें हम अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि उसका फादर फेमिनिस्ट है, वो एक प्रोग्रेसिव फादर है, राइट. तो उसने उसको सपोर्ट किया और वो ट्रांजिशन कर गई और अब वो अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ रही है. वो एक मार्केटिंग जॉब में है या फिर वो यू नो किसी पॉलिसी मेकर, जैसा कि मैंने मेंशन किया, डॉक्टर है. तो हम क्या नहीं बन सकते. तो इसको सिर्फ हमारी ट्रांस आइडेंटिटी को सेंट्रल प्लॉट बना के जब तक आप बेचोगे तब तक नहीं चलेगा, है ना. कि जैसे अगर कोई मेल या सिसजेंडर मेल या सिसजेंडर फीमेल अगर प्ले करता है कोई भी कैरेक्टर, तो सब कुछ उसके जेंडर के इर्द गिर्द नहीं होता ना, कि अच्छा यही है सब कुछ. विमेन एम्पावरमेंट पे हम फिल्म्स देखते हैं तो कैसे वो सबलाइम होता है कि हाँ भाई मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ, राइट. तो हम चाहते हैं कि ऐसी फिल्म्स और ऐसी स्क्रिप्ट्स लिखी जाएं. अभी हाल ही में मैं क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ तो मैंने एक ट्रांस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था. तो उन्होंने कहा कि आप ट्रांस लगते नहीं हो, तो अभी हम आपको नहीं इसमें तो नहीं कास्ट कर सकते. तो वो भी एक अलग बैटल है अपने आप में कि अभी आपको ट्रांस लगना भी पड़ेगा. और ट्रांस लगने का मतलब टिपिकल मतलब क्या है कि जो थोड़े मैस्कुलिन फीचर्स हों जिसको देख के हमें लगे कि हाँ ये ट्रांस पर्सन है, टिपिकल ट्रांस पर्सन है. तो मैंने 2 सिसजेंडर विमेन के रोल्स दिए और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई. So you are doing anything right now? Yeah, I have 2 projects lined up. Great. Yeah. तो अभी ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि पॉसिबिलिटी क्यों इतनी ज़रूरी है किसी के लिए, राइट. So but at least you're working and that's nice. Yeah, I've always like मुझे पता था कि अभी देखो एक्टर ही हूँ मैं और मुझे करना ही है. नहीं देंगे तो छीन के ले लूँगी, किसी तरह नोच के ले लूँगी, तो अपने हिस्से का तो लेके रहूँगी. अभी यहाँ तक आ गई तो अभी पीछे तो नहीं जा सकती कहीं पे भी. So you want to become an actor? I am an actor. No, मतलब अभी big हाँ, screen और अभी हाँ थिएटर करके आई है ना. हाँ मैं थिएटर करके. Now you want to hit the silver screen. Yeah, the screen, web series and just change this narrative. जो चीज़ जो आज हमने इस इंटरव्यू में बात की and I hope कि आज से 5 साल बाद जब मैं इस इंटरव्यू को रिविजिट करूँ तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर चुकी हूँ जहाँ पे मैं एक ट्रांस वुमन मेरा होना मेरा सेंट्रल प्लॉट ना हो. मैं कहानी में और बहुत कुछ यू नो कंट्रीब्यूट करूँ rather than just being a social cause. You will so soon. I hope. Yeah. And अगर आपको next birth लेना हो, so what do you want to be? Who would I want to be? Yeah. Obviously इतना दर्द तो मैं फिर से नहीं चाहूँगी कि हो. जो मेरे 25 साल बीत गए हैं वो तो मुझे कोई लाके नहीं दे सकता, बचपन नहीं लाके दे सकता. तो मैं चाहूँगी तो यही कि मैं जिस भी तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मैं उसी शरीर में पैदा हूँ. लेकिन आई थिंक मेरी जो ये वुमन ऑफ ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस है, ये मुझे अपने आप की नज़रों में उसने बहुत उठा दिया. एक होता है ना, आप अपनी इज्जत करने लगते हो कि यार मैं ये कर गई, मतलब कुदरत के आगे घुटने नहीं टेके तो फिर अब कुदरत के बनाए लोगों के आगे क्या घुटने टेकने. तो इतना जब वो सब कुछ कर गई तो कर लूँगी. तो आई थिंक
अगले जन्म में भी शायद थोड़ा जल्दी ट्रांजिशन कर लूँगी 18-19 के एज में, शायद ज़्यादा लोग मेरे आसपास अवेयर होंगे। पर हाँ, अगर मुझे एक और मौका मिले तो भी मैं इस चीज़ से फिर से निकलना चाहूँगी, क्योंकि इसने मुझे बहुत अपने अंदर बहुत अपने बारे में बहुत एडुकेट किया। डू यू ट्रस्ट गॉड? नो यू डोंट। यू आर एथिस्ट और I'm agnostic. I do feel that there's universe and there's some kind, but I'm not spiritual. I don't believe in any religion. Correct, but you believe in universe and it will give you. Yeah. So we all, from bottom of my heart, pray that universe will give whatever you want. And 5 साल बाद आपने जैसे कहा कि आप इंटरव्यू रिविजिट करोगे, तो उन 5 सालों में मैं ये मांग रही हूँ यूनिवर्स से कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ and we will work together. ये मेरी मतलब बहुत बड़ी वो होगी। और and no, in that series or a film or whatever it is, we play what we are. Exactly. And इससे बड़े जो बहुत मसले हैं दुनिया में, उनके बारे में हम फिल्म करें and we represent what we are from our heart, और ऐसा कुछ स्क्रीन पे शेयर करें। ये मैं यूनिवर्स से मांगती हूँ। I believe in God, so मैं गॉड से ये मांगूंगी। एंड आई ऑलवेज फील यू शुड बी हैप्पी। और एक छोटी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे छोटी लड़ाई आपके घर के लिए जो आपका बैटल है, वैसा मुझे 6 महीने पहले करना पड़ा। मुझे इमेजिन अ वुमन, मेरे घर का रिनोवेशन चल रहा था और उन रिनोवेशन के दरमियान मुझे दूसरे घर में रहना था, बिकॉज घर में काम है तो मैं नहीं रह सकती थी। तो मैं एक सोसाइटी में गई, मेरी फ्रेंड का घर है। आई एम नोन एक्ट्रेस इन मराठी, पूरी मराठी सोसाइटी है, ऐसे नहीं कि मैं अचानक कॉस्मो सोसाइटी में गई। पूरे मेरे साथ सेल्फी वेल्फी खींचे है, मतलब बिल्डिंग वालों को पता है मैं कौन हूँ ना, ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ खींचते हैं। लेकिन जब मुझे रहना है तो उन्होंने बोला पर ये तो सिंगल है। आई सेड एट दिस एज इवन इफ आई एम सिंगल हाउ डज इट मैटर। तो फिर मुझे 3 महीने के लिए घर चाहिए था, तो माई फ्रेंड इज फाइटिंग फॉर मी कि अरे वो सिंगल है तो क्या है, लुक एट हर नाउ, यू नो हर एज एन एक्ट्रेस, सिंगल है। तो मुझे दिखाना पड़ा। तो वो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे और मेरी मम्मी के साथ हुआ। मुझे और मेरी मम्मी को फोटो देना पड़ा कि ये मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ। एंड देन मुझे 3 महीने के लिए घर मिला। सो इफ आई एम फाइटिंग दिस बैटल फॉर यू, द बैटल इज मोर, बट मैंने वो हंस के बैटल दिया कि चलो ठीक है, इतने साल बाद भी मुझे घर के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे लगा था मेरा ईगो कम हो गया, मतलब मुझे लगता था मैं एक्ट्रेस हूँ तो मुझे कहीं भी घर मिल सकता है। तो वो सोसाइटी ने मुझे पूरा आईना ही दिखा दिया कि दीज आर द लॉज एंड यू हैव टू फॉलो द लॉज। सो आई फॉलोड। सो डोंट वरी, ये बैटल सबको है, सबको लड़नी है। एंड वी कम आउट ऑफ फ्लाइंग कलर्स। सो यू विल सून, हम स्क्रीन शेयर करेंगे। आई प्रे टू गॉड एंड थैंक यू सो मच इकतारा, एंड यू केम हियर एंड यू शेयर्ड सो मेनी थिंग्स। शायद ये थोड़ा कल्चरली लोगों को सुनने के लिए हम जो बातें की हैं वो अलग लगे, बट येस, दिस इज द नीड ऑफ एन आर्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग अस विद सो मेनी वेज, एंड गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसे कि आपने कहा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो I really hope that happens. And it will happen soon because in our team there is a writer who is listening to us. Okay. So she will write something for us and we will work. Oh my God, I can't wait to just get on board with you. We will soon. And thank you so much for coming here. And this is small gift. This is तुलसी का झाड़ लगाने का है. Oh my God, thank you. And this is for you. Oh, thank you so much. Thank you. Hampers, I love them. ये जो करण जोहर ने हमें हैम्पर का, वी आर फिल्मी ना, तो जब शो कर रहे थे मैंने कहा कुछ भी हो जाए हैम्पर्स जो बचे, वो करण जोहर का जब हैम्पर मिलता था कितना अच्छा लगता था। हाँ. So we have thank you so much. It's lovely. Thank you so much, Ekta. Thank you.